Even after a ban, a heavy fine in place, and massive awareness campaigns, plastic remains an inseparable part of our lives. A slow poison consumed every day. हर महीने 259 बच्चे पैदा होते हैं और नॉर्वेजियन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि बच्चे प्लास्टिक के साथ पैदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे प्लास्टिक की बॉटल के साथ स्पॉन हो रहे हैं, पर लिटरली बच्चों की ब्लड स्ट्रीम के अंदर माइक्रो प्लास्टिक डिटेक्ट हो रहा है। जब प्लास्टिक 5 मिलीमीटर से छोटा हो जाता है तो उसे माइक्रो प्लास्टिक कहते हैं। माइक्रो प्लास्टिक इंसान की बॉडी में एयर, वाटर और फूड के थ्रू एंटर कर सकता है। अगर अपन प्रेग्नेंट वुमन के सीन समझे तो जैसे ही माइक्रो प्लास्टिक प्रेग्नेंट वुमन की बॉडी में एंटर होता है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे तक पहुंच जाता है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये तक सजेस्ट करती है कि जब एम्ब्रियो फीटस स्टेज का होता है उस स्टेज से बच्चे की बॉडी न्यूट्रिएंट्स के साथ प्लास्टिक को इंजेस्ट करना शुरू कर देती है। इंडिया में अकेले 15 से 20 मिलियन मेट्रिक टन प्लास्टिक हर साल यूज होता है। न्यूबॉर्न बेबी की फीडिंग बॉटल से लेके बच्चों के टिफिन बॉक्स तक, बच्चों के टिफिन बॉक्स से ऑफिस ले जाने वाली बॉटल तक और ऑफिस ले जाने वाली बॉटल से लेके घर के टीवी रिमोट तक, सब में प्लास्टिक का यूज होता है। और यही प्लास्टिक आज की डेट में मेन में लो टेस्टोस्टेरोन, वुमन में इम्प्रेगनेंसी, बच्चों की स्लो मेंटल ग्रोथ और कैंसर तक का बहुत बड़ा कारण बन सकता है। आज की वीडियो में अपन समझेंगे प्लास्टिक हमारे यूज में कैसे आया, प्लास्टिक कैसे धीरे धीरे हमें खा रहा है। Plastic, plastic, plastic. What are plastics? 1862 में अलेक्जेंडर पार्कर्स नाम के एक साइंटिस्ट ने प्लांट के अंदर प्रेजेंट सेलुलोज को सिंथेसाइज करके पहला प्लास्टिक बनाया और उस पहले प्लास्टिक को नाम दिया गया पार्किंसाइन। समय के साथ साथ पार्किंसाइन की स्टडी के ऊपर और भी प्रोडक्ट्स डेवलप करना शुरू कर दिए गए। फिर 1930s में पेट्रोलियम से 4 ऐसे प्रोडक्ट बनाया गया जिसको आज की डेट पे लगभग सब जानते हैं। पॉलिस्टरीन, पॉलीथीन, पॉलीवेराइन क्लोराइड और नायलॉन जैसी प्रोडक्ट्स बनाए गए। प्लास्टिक को मटेरियल ऑफ 1000 यूज करके मार्केट किया गया। फिर बहुत तेजी से खाने की पैकेजिंग से लेके बच्चों के बोर्ड गेम्स तक सबका इंपॉर्टेंट पार्ट प्लास्टिक बन गया। फिर आता है साल 1939। First cannon shot of the Second World War is fired on Danzig. वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होती है और एलाइज अपने वॉर इक्विपमेंट्स को सस्ते और जल्दी में बनाने के लिए नए सब्सटेंस की तलाश करने लगती है और इसी नीड को फुलफिल करने के लिए यूएसए आगे लाता है प्लास्टिक को। और सिर्फ अकेले वर्ल्ड वॉर 2 के समय यूएसए में प्लास्टिक का प्रोडक्शन 300% से भी ज्यादा बढ़ जाता है। वॉर के फूड सप्लाईज, कार, प्लेन, गन सब में प्लास्टिक यूज किया जाता है। यहाँ एक तरफ यूएसए वर्ल्ड वॉर 2 जीतती है, दूसरी तरफ प्लास्टिक लोगों का भरोसा जीत जाता है। Plastics will play as large a role in peace as they do in war. Here is a plane containing hundreds of plastic parts. Here another bonded by plastics. This paratrooper floating down to welcome Mother Earth is depending on plastics to get him there safely. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक प्लास्टिक बूम आता है और तेजी से प्लास्टिक एक बहुत ज्यादा कमर्शियल मटेरियल बन जाता है। उल्टा उस टाइम में प्लास्टिक को ऐसे मार्केट किया जाता है कि प्लास्टिक एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है। प्लास्टिक को ऐसे पोर्ट्रे किया जाता है कि वो ट्री को कटने से बचाएगा, सॉइल इरोजन को रोकेगा और हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेगा। और साथ ही साथ प्लास्टिक लकड़ी से सस्ता होता है, इसलिए काफी ज्यादा लोग उसको बहुत तेजी से अडॉप्ट कर लेते हैं। मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, मार्केटिंग को यूज करके बड़ी बड़ी कंपनी सालों से पब्लिक सेंटीमेंट को छेड़ रही है। आज जो चीज बहुत अच्छी है वही सेम चीज 3 साल बाद मार्केटिंग के द्वारा खराब कर दी जाती है। ये तो मोटा मोटी था प्लास्टिक हमारी लाइफ में कैसे आया। अब अपन समझते हैं प्लास्टिक ह्यूमैनिटी के लिए कैंसर कैसे है। What's really important is during childhood development as well as the ability to actually reproduce. It's been shown that endocrine disruptors are associated with more than 50% decrease in the quality of male sperm and the sperm counts, and there may be important impacts. पार्टिकल एंड फाइबर टॉक्सिकोलॉजी ने 2022 में स्टडी की थी। उस स्टडी में माइक्रोप्लास्टिक के इंजेक्शन को टेस्टोस्टेरोन लेवल से कंपेयर किया गया था। उस स्टडी में चूहों को यूज किया गया था। रिपोर्ट के अंदर जिन चूहे की बॉडी के अंदर माइक्रोप्लास्टिक ज्यादा था उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल गिर चुका था। 2011 में एनवायरमेंटल हेल्थ पर्सपेक्टिव की जर्नल में पब्लिश एक और स्टडी ने भी सेम चीज प्रूव की थी। जर्नल ऑफ मेडिकल एंडोक्राइनोलॉजी मेटाबॉलिज्म की स्टडी ने एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन दी। जिस भी इंसान की बॉडी में हाई नंबर ऑफ फैलेट्स थे, देखो फैलेट से केमिकल होता है जो प्लास्टिक बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो जिसकी बॉडी में हाईएस्ट नंबर ऑफ फैलेट्स थे उसकी यूरिन में सबसे कम टेस्टोस्टेरोन निकला था। अब मैं अपने मेल व्यूअर से पूछना चाहूंगा, तुम लोगों ने कभी अपना टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक करवाया है? ये सेम पोल मैंने कुछ टाइम पहले अपने ऑडियंस से पूछा था यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट पे। 80% ऑडियंस को आइडिया नहीं है उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल क्या है। एक 18 से लेके 30 साल के आदमी के अंदर 300 से लेके 1000 डेसीलीटर टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए। अब इसी स्टैंडर्ड को अपन 50 साल पहले से कंपेयर करें तो अपना टेस्टोस्टेरोन 17% कम है। 1980 से लेके आज तक मेन का टेस्टोस्टेरोन हर साल 1% गिरता आ रहा है और ये गिरता
गिरता जाएगा और इसके पीछे प्लास्टिक का बहुत बड़ा हाथ हो सकता है। अब देखो मैंने तुम्हें डरा तो दिया, अब ये समझो प्लास्टिक को बनाने के लिए अलग अलग केमिकल्स यूज किए जाते हैं। अपन इस वीडियो में 4 सबसे ज्यादा हार्मफुल वालों को पकड़ेंगे, BPA, फैलेट्स, माइक्रोप्लास्टिक्स और PFAs। अब देखो प्लास्टिक से जितने भी केमिकल्स लीच आउट होते हैं वो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स को इफेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का काम होता है हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करना, हाइट से लेकर टेस्टोस्टेरोन तक सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स कंट्रोल करते हैं। देखो वर्ड एंडो जहां भी आ जाए उसका मतलब होता है बॉडी के अंदर, जैसे एंडोस्केलेटन, टेस्ट, ओवरीज, थायराइड ग्लैंड, पैनक्रियास। ये उन कई सारे ग्लैंड्स में से एक है जो हमारी बॉडी में हार्मोन्स रिलीज करते हैं और इन सबको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अलग अलग केमिकल्स जो प्लास्टिक से लीक होते हैं अलग अलग तरीके से इफेक्ट करते हैं और इन केमिकल्स को एंडोक्राइन डिसरप्टिंग केमिकल्स कहते हैं। अब मैंने माइक्रोप्लास्टिक के बारे में तो वीडियो के स्टार्टिंग में बात कर ली थी, अब बाकी 3 पे चलते हैं। पहला परफ्यूरल अल्काइल सब्सटेंसेस यानी PFA। PFA प्लास्टिक से लीच आउट होता है और खाना, पानी, सॉइल और वाटर के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। PFA प्लास्टिक को वाटर और स्टेन रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, इसलिए कई सारे स्टेनलेस प्लास्टिक, रेन कोट्स, वाटर बॉटल्स, इन सब में PFA यूज किया जाता है। अगर बॉडी में एक्सेसिव PFA पहुंच जाए तो थायराइड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम और लिवर प्रॉब्लम बहुत आम बात है। 2018 की एक स्टडी तो ये तक प्रूव करती है जिन बच्चों की ब्लड स्ट्रीम में PFA ज्यादा निकलता है वो लोग प्यूबर्टी लेट हिट कर सकते हैं। इस स्टडी के लिए ओहायो में 500 बच्चों को टेस्ट सब्जेक्ट लिया गया था। इस स्टडी ने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ये भी दिए थे कि PFA मेंटल हेल्थ, ओबेसिटी, क्रॉनिक डिसऑर्डर, इन सब का भी बहुत बड़ा कारण बन सकता है। अब प्लास्टिक हमारी बॉडी में किस किस स्टेज पे एंटर कर सकता है इसको अपन एक इंसान की लाइफ साइकिल से समझते हैं। माइक्रोप्लास्टिक हमारी बॉडी में बचपन से आ रहा है। जिस फीडिंग बॉटल को काफी लंबे टाइम तक यूज किया जाता है गर्म दूध डाल के, उस फीडिंग बॉटल से काफी ज्यादा माइक्रोप्लास्टिक टूट के बच्चे के पेट के अंदर चला जाता है और ये माइक्रोप्लास्टिक विद टाइम बच्चे की न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ को खराब कर सकता है। अब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो उन्हें कुछ खिलौने पकड़ा दिए जाते हैं। बच्चे जिन खिलौनों से खेलते हैं उसे खेल खेल में मुंह में ले लेते हैं और इन्हीं खिलौनों से काफी ज्यादा कलर बच्चों की बॉडी में लीच आउट हो जाता है। पर काफी ज्यादा सस्ते खिलौनों में लेड को यूज किया जाता है कलर की मिक्सिंग के लिए, जो बच्चे की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब चलो बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया और स्कूल जाने लगा। बच्चे के स्कूल जाने के लिए जिस टिफिन में गर्म खाना पैक होता है उसी गर्म खाने के कारण BPA प्लास्टिक टिफिन से लीच आउट होना शुरू हो जाता है। देखो BPA यानी बिस्फेनॉल A, ये एक बहुत ज्यादा हार्मफुल केमिकल होता है जो बच्चे के टिफिन, वाटर बॉटल, बैग और पेंसिल तक में यूज होता है। अगर हम लोगों की बात करें तो ATM से जो रिसीट मिलती है, बिल के बाद जो रिसीट मिलती है उसके अंदर भी काफी ज्यादा BPA होता है और सिर्फ BPA मेन के अंदर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, लो टेस्टोस्टेरोन लेवल और प्रोस्टेट कैंसर कॉज कर सकता है और यही BPA वुमन के लिए इनफर्टिलिटी, ब्रेस्ट कैंसर और अर्ली प्यूबर्टी का बहुत बड़ा कारण होता है। अब जैसे अलग अलग स्टडी सामने आने लगी BPA के हार्मफुल इफेक्ट्स को लेकर तो कंपनीज ने BPA को BPS से स्विच कर दिया कि असल में मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी। BPA और BPS बिल्कुल सिमिलर होते हैं। कंपनीज BPA से तो बच गई पर अलग अलग BPA सब्स्टिट्यूट्स को यूज करके लोगों को उल्लू बनाने लगी। अब देखो मैं तुम लोगों को टिफिन दिखाता हूँ। तुम लोगों का टिफिन ध्यान से दिख रहा हो तो एक कॉलोनी के बच्चे का है, 5-1 साल पुराना टिफिन है। मैंने इसको ध्यान से देखा, पता नहीं तुम लोगों को दिख रहा है कि नहीं। इस टिफिन के अंदर से कलर लीच आउट होना शुरू हो चुका है, इसके बाजू बाजू के कोने टूट गए और थोड़ा बहुत जो प्लास्टिक के छोटे मोटे टुकड़े ना, ये आप सोचो इस टिफिन में 5 साल से बच्चा खाना ले जा रहा है, उसे कोई आइडिया नहीं था। वो तो सोच रहा था भैया मैं सिर्फ 12th तक खाना लेके जाऊंगा, 12th तक इस टिफिन के हाल कैसे हो जाएंगे, कितना ज्यादा प्लास्टिक उसकी बॉडी में चले जाएगा, उसको कोई आइडिया। चलो बच्चे की लाइफ साइकिल में वापस आते हैं। मान लो बच्चा BPA से तो बच गया। प्लास्टिक को बनाने के लिए और भी कई केमिकल्स यूज होते हैं, उनमें से एक है फैलेट्स। फैलेट्स प्लास्टिक को फ्लेक्सिबल और ड्यूरेबल बनाता है। फैलेट बच्चे के टॉय, कैमरा, मोबाइल, दुनिया भर के प्लास्टिक इक्विपमेंट्स में यूज किया जाता है। 2016 में जर्नल ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड पर्सपेक्टिव में एक स्टडी पोस्ट की गई थी। उस स्टडी ने प्रूव किया था फैलेट्स के एक्सपोजर में आके वुमन के अंदर थायराइड के रिस्क बढ़ जाते हैं। 2017 में एक स्टडी और की गई थी जिसने डायरेक्ट रिलेशन दिखाया था फैलेट्स और ओबेसिटी में बच्चों के अंदर। ये तो सिर्फ 4 केमिकल्स है। प्लास्टिक में और भी केमिकल्स होते हैं जो अलग अलग तरीके से हमारी बॉडी को खराब करते हैं और ये सारे केमिकल्स किसी न किसी तरीके से इंसान की बॉडी के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होते हैं। थायराइड, इंसोम्निया, ब्रेन डैमेज, लो टेस्टोस्टेरोन, काफी ज्यादा बीमारी के लिए प्लास्टिक डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है। मोटा मोटी कहने का मतलब है कि प्लास्टिक को अवॉइड करो, जितना भी अनवांटेड प्लास्टिक है घर से बाहर निकाल दो। ये थोड़ी अलग टाइप की वीडियो थी, तुम लोगों को कैसी ये थोड़ी अलग टाइप की हेल्थ रिलेटेड वीडियो थी, तुम लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट में बताना। और ऐसी कोई वीडियो का आइडिया तुम्हारे पास है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। अगर वीडियो का टाइटल अच्छा लगा तो उस पर भी वीडियो अपन आगे जाके बना देंगे।